हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाई मॉर्गन हाउसल बुक समरी, यानी कि धन संपत्ति का मनोविज्ञान। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव अक्सर आता था। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाकर बेची थी, जिससे उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही खराब था। वह हर समय अपने साथ कैश यानी नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था ताकि वह लोगों को दिखा सके कि वह कितना अमीर है। अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने वेटर को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर कहा, जाओ और सामने वाली दुकान से सोने के सिक्के लेकर आओ। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया। उसने एक गेम खेला जिसमें जो सोने के सिक्के को समंदर में ज्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार वे सिर्फ मस्ती के लिए कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि उनका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कि कैसे वह बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव में बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपए थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और वही 43 करोड़ रुपए चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो एक साधारण जीवन जीता था। वह जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने इसकी इसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख कर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है, वहीं दूसरी ओर एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। ऑथर कहते हैं अमेरिकन जनता मूवीज, वीडियो गेम, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक के कंबाइंड अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना अमीर ना मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं कि जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहां पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है, उससे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं कि गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वह कहता है हम लोग जो महीने के कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, सेविंग की तो कोई संभावना ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सैलरी, वेकेशन, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर है। उतना ही जितना हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपने को साकार होने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदकर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह पागलपन लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से तो बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं कि गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अमीर आदमी हो, ज्यादातर पैसे संबंधी डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन इंसान के अपने व्यक्तिगत परिस्थितियों और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो डिसीजन मैं लूंगा वह आपको पागलपन लग सकता है और जो आप डिसीजन लेंगे वह मुझे पागलपन लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशंस और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अगर आप बिल गेट्स और उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती की कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बिल गेट्स 1968 में जब स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे, वह लकी स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता।
इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट के सक्सेस होने के लिए, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट इवेंस भी थे। केंट इवेंस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है अगर केंट इवन ने स्कूल खत्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते, लेकिन केंट इवन ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। केंट इवन स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवन बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटी रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज़्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवन लाखों लोगों में से वह एक इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी, वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनेंशियल आउटकम बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स थे। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लेना कि जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे, इसलिए आप असफल हुए। सफल होते समय भी आपके डिसीजन और हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे। सफल होने पर भी जानबूझकर आगे बढ़ते रहो। असफल होने पर भी सिचुएशन और परिस्थितियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो, जब तक सभी फैक्टर्स आपके फेवर में आकर आपको सफलता न दिला दे। पैसों से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल्स को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे परिस्थितियों में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के सीईओ बने। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन थी। इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया था कि अगर इतने पैसों को बैंक में रख कर उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 रुपए हर घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफ़ी नहीं था। वह करोड़पति से बहुत ही सख्त अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सॉक्स, जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सेटिस्फेक्शन न होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसका मतलब था ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी, जो कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ शब्द बहुत मायने रखता है, जो यह बताता है कि इंसान को एक फाइनेंशियल गोल जरूर बनाना चाहिए। ऐसा गोल जिसमें आपकी सभी ज़रूरत और रिजनेबल चाहत पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है, जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन ज़रूर बनाएं। उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज़्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज़्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन यह स्किल अटेन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि उसके पास कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट स्किल को सीखने के लिए ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अपने लिए क्लियर इनफ की डेफिनेशन बनाना, उस फाइनेंशियल स्टेट को अचीव करने के डायरेक्शन में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। वॉरेन बफे ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया? उनके ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी है। अगर उन सब किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है। वह एक लाइन है, दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3 क्वार्टर्स ऑफ सेंचुरी। यानी वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वे एक छोटे बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी 109.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने 10.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी की है। इसमें कोई शक नहीं है कि वॉरेन बफेट एक फेनोमेनल यानी अभूतपूर्व इन्वेस्टर है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वह 75 साल से लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना महत्व अपनी स्किल को देना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा महत्व समय को देना चाहिए, क्योंकि समय की कोई कीमत नहीं है। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था,
जब वह 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ 9.3 मिलियन डॉलर थी। वही एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैसिव एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्क 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अब अगर वह इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो वह 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। वह साधारण इंसान है जो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है, तो वर्तमान समय में उसकी नेटवर्थ 11.9 मिलियन डॉलर होगी। वहीं वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 109.5 मिलियन डॉलर है। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से 99% कम है। वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा या उसे री इन्वेस्ट किया। उस समय ने कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट उन्हें दिए। कंपाउंडिंग की वैल्यू को समझना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें फाइनेंशियल स्किल की कमी होती है। यह फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर रहे हैं, फिर भी वॉरेन बफेट जैसे नेटवर्थ और किसी की नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सर्वाइव नहीं किया। वॉरेन बफेट अपनी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाते रहे, उन्होंने इसे कभी कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रिसेशन यानी मंदी देखे, लेकिन वह पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही लाभदायक सौदे छोड़नी पड़ी। उन्होंने रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन कभी दांव पर नहीं लगाई। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी रही वह उनका अपना और अपनी वेल्थ का सर्वाइवल ही था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वह समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला। उसी समय ने अपना जादू दिखाया। फिर कंपाउंडिंग नामक फार्मूला से उनकी नेटवर्थ इतनी ज़बरदस्त हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समरी अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा है। आपको यह समरी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम ऐसी और बुक समरी आपके लिए लाते रहें। अगले संडे फिर कुछ नया सीखने के लिए आप अपने चैनल संडे सीरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले संडे एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।